हेलो और नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में। यहाँ पर आज हम जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि है एनसीईआरटी की। ठीक है, एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी वीडियो होगी और इसमें जो है क्लास 6 की जो जियो का चैप्टर है, जियोग्राफी यानी कि जिसको हम भूगोल कहते हैं, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसको हम आज कवर करेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर एक रीत चलती आ रही है कि पहले तो मैं जो चैप्टर होता है, जो बुक का जो चैप्टर होता है एनसीईआरटी का, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, इसके जो नोट्स होते हैं, ठीक है, कि चैप्टर में तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं लेकिन लोग जो है अक्सर नोट्स मांगते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, नोट्स की भी वीडियो को भी साथ में पढ़ाता चलता हूँ, उससे भी बताता चलता हूँ। इससे होता ये है कि आपको जो है नोट्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ जो अगर आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा तो उसका आपका जो है रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, उसका आपका जो है रिवीजन भी हो जाता है। तो इस पर्पज से जो है मैं अपनी एनसीईआरटी की सीरीज को इसी तरह से लेकर के चलता हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी देखी होगी तो उसमें भी है क्या है, मैंने चैप्टर्स को पहले कवर किया है, उसके बाद में उसके जो नोट्स होते हैं उनको भी मैंने कवर किया है। तो जो मेरे डेली व्यूअर हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी और जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूँ। तो आज हमारे सामने है एनसीईआरटी और इसके साथ हमारा स्टार्ट होगा ज्योग्राफी का सफ़र। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें एसएसटी से प्रश्न बनते हैं, तो आपको अगर अपना बेस क्लियर करना है, बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको एनसीईआरटी जो पढ़ना है वो मस्ट हो जाता है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आप चाहें उसके लिए अदर बुक्स भागें, चाहे लूसेंट लें, किरण लें, अरिहंत लें, चाहे और भी कोई वेरियस बुक्स लें, वो हेल्पफुल होती हैं। लेकिन आपको अगर अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। भले ही आप उसको ये बिल्कुल मत मान के चलिए कि 6 की है, 6 में आपको क्या मिलेगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आपको सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ में ही कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव के बनने लायक मिल जाते हैं। तो बिल्कुल भी जो लोग एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस जानते हैं उनको तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि एनसीईआरटी जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है। तो चलिए, खैर अब आते हैं चैप्टर की तरफ। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, ये 6 की एनसीईआरटी है, ठीक है, 6 से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है, इसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें जो सौरमंडल में पृथ्वी है इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक अच्छा चित्र दे रखा है सौरमंडल का, जिसमें हमारा सूरज है, फिर बाकी के जो हमारे 8 ग्रह हैं वो भी दर्शाए गए हैं। लेकिन चलिए अब आते हैं सीधे सीधे समरी पे और जानते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ बताई गई है वो बताई गई है कि जो नोटेबल पॉइंट्स हैं वो बताई गई है कि यहाँ पर जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी पूर्णिमा के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ बताया गया अमावस्या के बारे में। तो इसमें बताया जा रहा है कि आप जो है चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप 1 महीने में जो है एक बार जो है अपने चांद को जो है पूरा सर्कल में देखते हैं। तो उस रात को क्या कहते हैं, उस रात को कहते हैं पूर्णिमा। और फिर क्या होता है, इसके बाद जो अमावस्या वाला सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें चंद्रमा घटता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है 15 दिन बाद कि चंद्रमा एकदम ही गायब हो जाता है। तो उस सेशन को कहते हैं अमावस्या। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जब अमावस्या खत्म होती है और नया चांद आता है, मतलब अमावस्या के बाद जब चांद आना शुरू होता है, तो उसको कहते हैं नया चंद्रमा की रात, यानी कि इसको इंग्लिश में न्यू मून। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने शायद ही कहीं सुना होगा कि न्यू मून आपको बताया गया है कि अमावस्या के बाद का जो टाइम है उसमें जब चांद आता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यू मून। ठीक है, तो ये बातें थी इस टॉपिक में। अब आते हैं, यहाँ पर बताया गया है सूर्य, चंद्रमा और खगोलीय पिंड के बारे में इसमें बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि सूरज और चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ठीक है, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो जो भी वस्तुएं हम रात के अंधेरे में आसमान में चमकते हुए देखते हैं वो सारी क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें जो है खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज हैं। और फिर इसमें बता रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ठीक है, ये गैसों से बने हुए होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि उनसे जो है ये सारी चीजें, प्रकाश और ऊष्मा जो है वो निकलती है। तो इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तो इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है, जो हमारा सूरज है
ये भी एक तारा है, बस फर्क इतना है कि ये हमारे धरती के पास में है इसलिए ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकीला लगता है, जबकि रात में जो हमें तारे दिखाई देते हैं वो पृथ्वी से बहुत ही दूर है और इस वजह से वो काफी छोटे और कम चमकीले दिखाई देते हैं। लेकिन सूरज जो एक तारा है वो हमारे पास में है, इस वजह से वो जो है ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। लेकिन तारों की डेफिनेशन के बारे में भी इन्होंने बताया है एक अच्छे से कि तारे वही कहलाए जाएंगे जिनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और स्वयं का प्रकाश होगा। अगर कोई पिंड है जिसका ना तो इसके पास स्वयं की ऊष्मा है और ना ही स्वयं का प्रकाश है तो वो जो है तारा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तारा वही कहलाएगा जिसके पास स्वयं की ऊष्मा है और स्वयं का प्रकाश है। तो ठीक है, ये जो है इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि तारे से इनमें से कौन सी चीज पूछा जा सकता है ऐसे कि इनमें से कौन सा तारा से संबंधित पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट दे देंगे, स्वयं का प्रकाश होता है, चमकीले होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं की ऊष्मा होती है, या स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊष्मा दोनों होती है। तो ऑप्शन वो वाला राइट हो जाएगा जिसपे होगा स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊष्मा जो है विद्यमान होती है। तो हमको खगोलीय पिंड के बारे में पता चला कि वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं, सूरज, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। और जिनका जो है जिन खगोलीय पिंडों को में जो अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है उनको हम तारा कहते हैं। तो ये चीजें हमने जान ली। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर, अगले कुछ पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रात में जो है हमको बहुत सारे खगोलीय पिंड और चीजें जो है वो नजर आती हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं उनको भी मैं बताता हूँ। तो इसमें बता रहे हैं कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यहाँ पर एक और शब्द के बारे में पता चला है, नक्षत्र मंडल के बारे में। तो नक्षत्र मंडल क्या होता है कि तारों का एक जो विभिन्न समूह जो होता है जो एक निश्चित आकृति बनाती है। ठीक है, तारों का वह समूह जो एक निश्चित आकृति बनाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, जैसे कि कुछ नक्षत्र मंडल के बारे में बताया गया, जैसे अर्सा मेजर जिसको हम बिग बियर कहते हैं, या फिर आपको हिंदी में पता होगा तो सप्तऋषि। ठीक है, एक ये जो चित्र है यहाँ पर इस सप्तऋषि का एक चित्र दे रखा है बहुत ही अच्छा। तो जैसे एक ये तारा है, सप्तऋषि जो है 7 तारों का समूह है जिसमें एक तारा ये है, दूसरा तारा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये और छठवां ये, और उसके सामने जो जाता है वो तारा है। ठीक है, लेकिन उस तारे के बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर इसमें बता रहे हैं कि बहुत आसानी से इनको जो है पहचाना जा सकता है। ये नक्षत्र मंडल जो होते हैं, अर्सा मेजर की बात कर रहा है यानी कि सप्तऋषि की बात कर रहा है। सप्तऋषि जो है 7 या सप्त संत ऋषियों का जो एक समूह है, यह 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। तो यहाँ पर चित्र 1.1 में बताया जा रहा है कि बहुत पहले प्राचीन समय में जो लोग थे रात्रि में दिशा का निर्धारण जो थे वो इसी सप्तऋषि के एक तारा है उसको देखकर किया करते थे जिसका नाम है ध्रुव तारा, और इसको हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पोलर स्टार इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन अगर हम भारतीय हैं हमको जो है ध्रुव तारे के बारे में पता ही है। तो ध्रुव तारे के लिए भी जो बताया जा रहा है कि इसमें जो यहाँ पर इन्होंने ये चित्र दे रखा है। ठीक, इन्होंने ये चित्र दिया है और इसमें समझाया है कि एक ये जो है, क्योंकि बताया था कि ये सप्तऋषि अर्सा मेजर जो है 7 तारों का समूह है जिसमें एक ये तारा है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे 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 जो आए हैं। फिर यहाँ से जो आखिरी वाला 2 तारे होते हैं इनके एकदम अगर आप सीध में देखेंगे तो आपको एक तारा नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे तारा नजर आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। और ये जो है हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। ठीक है, उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है ये डिटेक्ट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को जो है ये डिनोट करता है, बताता है नॉर्थ डायरेक्शन में ही। यही एक तारा ऐसा है जो हमेशा एक ही दिशा में रहता है। इस वजह से लोगों ने जो था रात में इस तारे को जो है दिशा का सूचक बना लिया था कि अगर उत्तर में हमें ध्रुव तारा दिख रहा है तो हमारे जो राइट साइड होगी वो दिशा दक्षिण कहलाई जाएगी यानी कि साउथ कहलाई जाएगी, और हमारा फेस जो है वो ईस्ट की तरफ होगा और हमारी बैक जो है वो वेस्ट की तरफ होगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बनता भी है कि अगर आपका, चलिए मैं आपको प्रश्न बता भी देता हूं कि अगर प्रश्न इस तरह से बनता है कि अगर आपका चेहरा या आपका फेस जो है उत्तर दिशा की तरफ है तो आपका दायां हाथ किस साइड में होगा? तो इस कैसे बनता है? तो अगर आपका चेहरा जो उत्तर की दिशा की तरफ है तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे दक्षिण दिशा हो जाएगी यानी कि साउथ हो जाएगी, और आपका जो राइट साइड है वो ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो साइड है ये ईस्ट हो जाएगी और ये वाली साइड जो है वो वेस्ट कहलाई जाएगी। ठीक, ये वाली साइड वेस्ट कहलाई जाएगी और यहाँ पर नॉर्थ। ठीक,
तो इस तरह से जो है हम समझ जाएंगे, इसी तरह से डायरेक्शन भी होती है, इसी तरह से हम समझते हैं। तो प्रश्न इसी तरह से बनते हैं कि अगर आपका चेहरा जो है वो उत्तर दिशा की तरफ है, या फिर उत्तर दिशा डायरेक्ट ना बोल करके वो अगर ये कहते हैं कि आपका चेहरा जो है ध्रुव तारा की तरफ है, तो आपके दाईं साइड में कौन सी दिशा होगी? तो आपके दाईं साइड में होगी ईस्ट दिशा, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन जो है आपकी दाहिनी तरफ होगी। तो प्रश्न इस तरह से बनते हैं, तो आपको जानना भी चाहिए। फिर इसमें बात हो रही है ये अर्सा मेजर के बारे में, मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें बात हो रही है ध्रुव तारा की, ध्रुव तारा भी मैंने आपको बता दिया। अब जो है ये बताए जा रहे हैं प्लैनेट के बारे में, ठीक है, ये बता रहे हैं प्लैनेट के बारे में। तो कुछ खगोलीय पिंडों में जो है अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। अब पहले बताया गया था जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं तारा। अब बताया जा रहा है प्लैनेट के बारे में, तो प्लैनेट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो है ग्रह यानी कि प्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? ऐसे पिंड, खगोलीय पिंड जिनमें अपना ना तो प्रकाश है और ना ही उनमें अपनी ऊष्मा है, और इसके लिए जो है वो प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य ग्रह पर, अन्य तारे पर जो है निर्भर होते हैं, यानी कि किसी अन्य तारे पर वो जो है निर्भर होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ग्रह। जैसे कि हमारा पृथ्वी ग्रह, हमारी पृथ्वी जो है ये क्या है? ये ग्रह है, क्योंकि इस पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश है नहीं, और इस पृथ्वी पर प्रकाश के लिए हमको जरूरत पड़ती है सूरज की, यानी कि सूर्य की। तो पृथ्वी किससे प्रकाशित हो रही है? सूरज से प्रकाशित हो रही है। तो सूर्य हमारा क्या है? सूर्य हमारा है तारा, और पृथ्वी हमारा क्या है? पृथ्वी हो गया हमारा ग्रह यानी कि प्लैनेट। तो यही बात इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है, ठीक है, कि तारे की क्या प्रॉपर्टी होगी? तारे की प्रॉपर्टी होगी उनके जो है अपनी ऊष्मा होगी, अपना प्रकाश होगा। और ग्रह की क्या प्रॉपर्टी होती है? ग्रह की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनमें ना तो खुद का प्रकाश होता है और ना ही उनमें खुद की ऊष्मा होती है, बल्कि उनको प्रकाशित होने के लिए दूसरे तारे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे पिंड जो है वो ग्रह कहलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य दे रखे हैं। तो इसमें बता रहे हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो हमें अभी तक पता था कि जो शनि ग्रह है तो उसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये आपने देखा होगा शनि ग्रह है और इसके चारों तरफ इस तरह से ऐसे करके जो नहीं आपने देखे होंगे छल्ले हैं, बहुत सारी एक रिंग बनी हुई है। तो इस तरह के छल्ले सिर्फ शनि ग्रह के पास में नहीं है, इस तरह के छल्ले जो हैं बृहस्पति के पास भी हैं, शनि के पास तो है ही हैं, और साथ में यूरेनस के पास भी हैं, यानी कि अरुण ग्रह के पास में भी हैं। तो ठीक है, तो ये बताया जा रहा है, आपको ये नोट रखना है, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है सिर्फ शनि ही पता होता है, बृहस्पति और यूरेनस के बारे में ये चीजें नहीं पता होती हैं। और ये भी बता रहे हैं कि जो छल्ले हैं ये विभिन्न पदार्थों के से बने होते हैं, जैसे कि बहुत सारे इसमें जो असंख्य छोटे छोटे पिंड या पट्टियां जो होती हैं उनका निर्माण करती हैं, उन छल्लों का निर्माण करती हैं, और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगर आप इन छल्लों को देखना चाहते हैं तो आपको जो एक शक्तिशाली दूरबीन की जरूरत पड़ेगी, उसकी मदद से जो है आप देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे यहां पर जो है इन्होंने एक चित्र दे रखा है, तो ये है वो चित्र, ठीक है। यहाँ पर ये वो चित्र के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है ये सूरज है, ठीक है, यहाँ पर मरकरी यानी कि बुध ग्रह है, फिर ये शुक्र ग्रह है, फिर ये पृथ्वी है, फिर ये मंगल है, ये बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस जिसको हम लोग अरुण कहते हैं, और फिर ये नेपच्यून ग्रह है। तो इसमें भी बताया गया था, इसमें भी बताया था बृहस्पति, शनि और यूरेनस के पास जो है अपने क्या है, अपने इनके पास में भी छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है, इनके पास में भी है। जैसे इसके पास छल्ले हैं शनि के पास, उसी तरह से इनके पास में भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन छल्ले हैं इनके आसपास में। तो ये चीज पहली बात बताई गई है। फिर बताया गया है इसमें कि पृथ्वी के सूरज के जो सबसे नजदीक ग्रह है तो वो है मरकरी, ठीक है, जो कि इसमें यहाँ पर 58 दिखा रहा है। तो 58 का मतलब क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो इसमें यहाँ पर जो बताया गया है कि 1 मिलियन को जो है वो 10 लाख को दर्शाता है, यानी कि 58 लाख जो है दूर है इससे, सूरज से जो है 58 लाख की दूरी पर है ये मरकरी ग्रह यानी कि बुध ग्रह है। तो यहाँ पर एक क्षुद्र ग्रह की बेल्ट भी दिखाई गई है। अक्सर ये प्रश्न बनता है कि क्षुद्र ग्रह की बेल्ट किसमें कहाँ बनती है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच का जो हिस्सा है यहाँ पर जो है क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन के ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो मंगल ग्रह के बीच में और जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है
क्षुद्र ग्रह की पेटी जो है हमको दिखने को मिलती है। फिर इसमें इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो फिर ये हैं कि हर ग्रह की जो इन्होंने प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताया है। जैसे बुध के बारे में बता रहे हैं कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन और घूर्णन करने में 59 दिन लेता है। अब परिक्रमा क्या होती है, मैं परिक्रमा को भी बता देता हूँ। परिक्रमा का मतलब होता है जैसे ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है और ये है कोई एक ग्रह, इसको सूर्य के चारों ओर घूमने में जो टाइम लगता है इसको कहते हैं परिक्रमा, ठीक है। जैसे कि आप अगर मंदिर वगैरह में गए होंगे तो उसमें परिक्रमा करवाई जाती है, तो क्या होती है, आपको एक मंदिर के एक शिवलिंग के चारों ओर ऐसे करके घूमना होता है जिसको क्या कहते हैं, परिक्रमा। तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि ये सूर्य है और उसके चारों ओर कोई ग्रह जो घूमता है, ठीक, उसको परिक्रमा कहते हैं। तो और घूर्णन किसको कहते हैं कि एक पृथ्वी है या कोई ग्रह है वो अपने ही एक पॉइंट से घूम करके फिर से उस पॉइंट पे आ जाए, इसको कहते हैं घूर्णन। यानी कि अपने अक्ष पर ही जो चीज घूमती है उसको घूर्णन गति कहते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर या किसी पिंड के चारों ओर घूमती है उसको कहते हैं परिक्रमा। तो वही इसमें बताया गया है कि परिक्रमा करने में जो टाइम है वो 88 दिन लगता है और अपने अक्ष पर घूमने में 59 दिन लगते हैं। शुक्र के बारे में बताया गया कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है वो 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पर जो घूमना है वो 243 दिन में करता है। तो एक प्रश्न ये बनता है कि ऐसा कौन से ग्रह है जो कि परिक्रमण और घूर्णन लगभग एक ही समय में करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का जो परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमना और अपने अक्ष पर ही घूमना लगभग आसपास ही रहता है। 255 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है और 243 दिन में जो है वो अपने अक्ष पर घूम पाता है। फिर पृथ्वी के बारे में बताया गया है। पृथ्वी जो है हमारे सूरज से जो है तीसरे नंबर का आने वाला ग्रह है और इसकी परिक्रमण तो आपको पता ही होगी 365 दिन में करता है, और जो अपने अक्ष पर जो घूमना है वो एक दिन यानी कि 24 घंटे में करता है। फिर इसमें बता रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह जो है सूर्य के चारों परिक्रमण करने में 687 दिन और अपने अक्ष पर जो है वो एक दिन घूर्णन करता है। इसी वजह से जो है हमारे जो आज के वैज्ञानिक हैं वो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को भी देख रहे हैं, क्योंकि मंगल ग्रह जो है उसके जो घूर्णन है वो लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, पृथ्वी के समान ही है। वहां पर भी लगभग 24 घंटे में जो है एक दिन हो जाता है। और इसके चंद्रमा की संख्या भी बताई गई, यानी कि मंगल ग्रह के जो सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है 2 सैटेलाइट्स हैं। अगर आपको पृथ्वी का जो सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा पता हो तो पृथ्वी का जो एक चंद्रमा है जिसको हम लोग जानते हैं हमारा चंद्रमा, ठीक है। और उसमें आंतरिक ग्रह भी बताया गया है और बताया गया है बाह्य ग्रह के बारे में। तो आंतरिक ग्रह कौन से हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आंतरिक ग्रह वे ग्रह हैं जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं, ठीक। ये वे ग्रह हैं जो चट्टानों से बने हैं। और बाकी के ग्रह कैसे बने हैं, तो बाह्य ग्रह जो हैं वो बने हुए हैं किससे, गैसों से, ठीक है। जो सूर्य से बहुत दूर ग्रह हैं वो बहुत बड़े आकार के हैं, लेकिन वो बने किससे हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं जो शुरुआती ग्रह हैं, ठीक है, शुरुआती जो 4 ग्रह हैं, यानी कि जो शुरुआती 4 ग्रह हो गए कौन कौन से हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो है एकदम ठोस ग्रह हैं, ये 4 जो है ठोस ग्रह हैं, यानी कि इन पर आपको पत्थर जमीन मिलेगी। लेकिन बाकी के जो ये 4 ग्रह हैं ये हैं तो बड़े, लेकिन इन पर जो है आपको जो क्या कहते हैं गैस मिलेगी। यहाँ पर आपको ठोस ग्रह नहीं है, ये जो है गैस और तरल से बने हुए ग्रह हैं। इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह के जो बाहर के जो ग्रह हैं वो सारे गैसीय ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह के जो अंदर ग्रह हैं वो सारे आंतरिक ग्रह हैं, यानी कि चट्टान से बने हुए ग्रह हैं। यहाँ पर जो है आपको सतह जो है वो ठोस मिलेगी। लेकिन अगर आप बृहस्पति, शनि और यूरेनस इन ग्रहों पर जाते हैं तो ये ग्रह जो हैं ये कैसे किसके बने हुए हैं, गैस और तरल के बने हुए हैं। तो यही चीज इसमें बताई गई है। फिर अब बात करते हैं इसमें आगे बताया जाए बृहस्पति के बारे में। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है करने में 11 साल और 11 महीने और लगभग ये जो है 12 साल का जो है टाइम लेता है। कौन सा ग्रह, बृहस्पति ग्रह। और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो 9 घंटे 56 मिनट में, यानी कि इसकी गति जो है बहुत ही तेज है। फिर शनि के बारे में बताया जा रहा है कि शनि को जो है 29 साल लगते हैं सूरज का परिक्रमण करने में, और अपने अक्ष पर जो है 10 घंटे 40 मिनट में जो है घूम लेता है। और इसके सबसे ज्यादा चंद्रमा भी हैं, ठीक है। इसके लगभग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 53 चंद्रमा बताए गए हैं। फिर यही चीज यूरेनस और नेपच्यून के बारे में भी बताई जा रही है कि यूरेनस का जो है परिक्रमण
84 दिन का है और अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो 17 घंटे का है। और नेपच्यून का जो परिक्रमण है वो 164 दिन का है और घूर्णन जो है वो 16 घंटे 7 मिनट का है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। आपको जो याद रखना है वो आंतरिक ग्रह के बारे में कि ये कैसे ग्रह हैं, ये सूरज के जो बहुत नज़दीक ग्रह हैं और ये चट्टानों से बने हुए ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह के बारे में आपको अगर याद रखनी चीज़ें तो बाह्य ग्रह कौन से हैं, जो शुद्ध ग्रह की जो पट्टी है उसके बाद में आते हैं, यानी कि बृहस्पति, शनि और नेपच्यून वगैरह ग्रह, ये जो हैं गैस और तरल से बने हुए ग्रह हैं। और आपको याद हो तो मैंने आपको अभी बताया था कि शुद्ध ग्रह की पट्टी कौन कौन से ग्रह के बीच में पड़ती है। तो शुद्ध ग्रह की जो पट्टी है वो पड़ती है मंगल ग्रह के बीच में और बृहस्पति ग्रह के बीच में, जो कई सारे छोटे छोटे उल्का पिंड हैं, छोटे छोटे पत्थर, चट्टानें, ये चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, शुद्ध ग्रह की जो पट्टी को ये बनाती हैं। अब आते हैं हमारे अगले तरफ। तो अगले में हमको क्या बताया जा रहा है उस चीज़ को भी देखते हैं। तो यही चित्र था जिसको मैंने आपको अभी बताया है। अब मैं आता हूँ सौर मंडल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है सौर मंडल के बारे में कि सौर मंडल क्या चीज़ है। तो सौर मंडल के बारे में बताया जा रहा है, सौर मंडल जो है वो सूर्य और 8 ग्रह से और कुछ उपग्रहों के और कुछ खगोलीय पिंड, इनसे मिलकर जो है हमारा सौर मंडल का जो है निर्माण होता है। इसमें क्या क्या शामिल है, सौर मंडल में सूर्य तो शामिल ही है, फिर हमारे 8 ग्रह शामिल हैं, उपग्रह भी शामिल हैं, जैसा कि आपको जैसे चंद्रमा हो गया हमारा, जो सैटर्न के जो कुछ ग्रह हैं, टाइटन वगैरह, टाइटन जो है काफ़ी फेमस ग्रह है, इसके टाइटन है, फोबोस है, ये सारे ग्रह जो है उपग्रह हैं। फिर कुछ खगोलीय पिंड हैं, कुछ शुद्ध ग्रह हैं, जो कि आपको अभी मैंने बताया था कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कई सारे छोटे छोटे चट्टाने हैं, पत्थर हैं, टुकड़े हैं, तो उल्का पिंड वगैरह हैं। ये सारे मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं, ये सारी चीज़ जो है मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और इसको जो है हम सौर परिवार यानी कि सोलर फैमिली या फिर सोलर सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी कि सूर्य देवता को कहा जाता था। जो रोमन की कहानियां हैं उनमें सूरज को जो है सोल कहा जाता था, और जिसका मतलब होता था, सौर शब्द का अर्थ होता था सूर्य। ठीक है, ये सूरज को ही सोल कहते थे, इसका मतलब होता था सूर्य। और इसलिए सूर्य के जो परिवार का नाम जो है यानी सौर मंडल को नाम जो है वो सोल के सोलर सिस्टम से ही पड़ा है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम से हमारे सोलर का जो नाम है सूर्य परिवार पड़ा है। फिर इसमें बताया जा रहा है सूरज के बारे में भी बताया जा रहा है, सूरज के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। तो सूरज के बारे में बताया जा रहा है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह एक बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीकी का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। तो सूर्य जो पृथ्वी से लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो दूर है। तो ये पूछा जाता है सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, तो सूर्य जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और यही भी बताया जा रहा है कि सूरज जो है हमारे सोलर सिस्टम में जो है एक केंद्र है, और इसी के आसपास के जो ग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं और उसका परिक्रमण करते हैं। जैसा कि 8 ग्रह मैंने आपको अभी बताए थे, तो वो सब जो है सूर्य का जो है परिक्रमण करते हैं। और सूरज का ही एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि इन सभी ग्रहों को आपस में बांधे रखता है। नहीं तो क्या हो, अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है, वो यहाँ से घूमते हुए कहीं भी जा सकती है। कोई भी ग्रह विरुद्ध घूम रहा है वो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है सूरज का, उसी की वजह से ये सारे जो पिंड है वो सूरज के ही आसपास ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें ये बात बताई जा रही है। फिर हम आते हैं ग्रह जो है हमारे 8 ग्रह बताए गए हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, ये सारे ग्रह हैं, और ये सारे ग्रह जो हैं सीरियल से हैं। ये जो सूरज के सबसे पास में है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। एनसीईआरटी में इसको याद करने की ट्रिक भी बताई गई है, यानी कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो माई का फर्स्ट जो लेटर है एम, उससे हो जाएगा मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। अब प्लूटो के बारे में अगर आपको पता हो तो प्लूटो जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, और इसको जो है डॉर्फ प्लेनेट यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में इसको डाल दिया गया है। और सन इसके साथ ऐसा किया कब गया था, तो 2006 में इसको जो है इसके साथ ऐसा किया गया था कि इसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटा करके इसको जो है बौने ग्रह की श्रेणी में इसको डाल दिया गया था। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगली तरफ। तो अगली जो बताया जा रहा है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते जो है दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो आपने अभी चित्र देखा था तो उसमें कैसा था, उसमें बताया गया था कि ये सूरज है और इसके आसपास में जो भी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो ये किस तरह से चक्कर लगाते हैं, सारे दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो इस तरह का जो शेप होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें दीर्घवृत्ताकार में जो है सूरज का जो है परिक्रमण करते हैं, और जो जिस पथ में करते हैं, मतलब ये ऐसे ही करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बताया जा रहा है, इसको कहते हैं कक्षा। ये अपनी ही कक्षा में जो है सूरज का जो परिक्रमण करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो जैसे ये पृथ्वी है जो परिक्रमण कर रही है, ये ऐसा नहीं करेगी कि ये मंगल ग्रह की जो परिक्रमण है इसमें जाके चले जाए, यहाँ से घूमते हुए इसमें आ जाए, ऐसे तो जो है वो आपस में टकरा जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, वो अपने ही पथ पर जो है घूम के चक्कर लगाते रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको बताया जा रहा है कि अपने ही पथ पर जो घूर्णन करते हैं, जो परिक्रमण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कक्षा कहते हैं। तो बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है, तो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को केवल 88 दिन लगते हैं, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, तो शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन, ये चीजें उसको कहा जाता है। फिर क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इस वजह से जो है शुक्र ग्रह को, ठीक है, शुक्र ग्रह को इस वजह से जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है वो लगभग पृथ्वी के ही समान है। अब बात हो रही है प्लूटो के बारे में, जो कि मैंने आपको बताई थी। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यानी कि UB 313, जिसको सीरस भी है, इन ग्रहों को जो है प्लूटो ग्रह के साथ जो है इनको बौने ग्रह की जो है श्रेणी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो 2006 में क्या हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई थी, जिसने जो है प्लूटो को और UB 313 और सीरस को, इन तीनों को जो है बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। फिर बढ़ते हैं अगले कुछ पॉइंट्स की तरफ। तो अगले पॉइंट है वो हमारे हैं, बता रहे हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में क्या है, तो सबसे पहली चीज जानते हैं, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। ठीक है, सूरज से जो है पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। पहला कौन सा है, पहला बुध है, फिर शुक्र है, फिर आता है तीसरा पृथ्वी। तो आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और यह ध्रुवों के पास जो है थोड़ी चपटी है। ठीक है, ध्रुवों के पास जो है थोड़ी चपटी है, और यही कारण है इसके के आकार को जो है भू आब यानी कि भू आब, या फिर इंग्लिश में जो है जियोऑइड कहते हैं। ठीक है, जियोऑइड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको जियोऑइड और हिंदी में भू आब कहा जाता है। और भू आब का मतलब जो है वो होता है पृथ्वी के समान आकार। तो पृथ्वी जो है गोल नहीं है, पृथ्वी का आकार जो है वो गोल नहीं है, पृथ्वी का आकार जो है ध्रुवों पर जो है थोड़ा सा चपटा है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इस बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने एक झूला आता है जिसमें आपने अगर ध्यान दिया हो, तो इस तरह से इसमें चारों तरफ ऐसे करके होती हैं, यहाँ पर सीटें लगी होती हैं, और क्या होता है वो इस तरह से जो है गोल गोल घूमता है। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो उसमें जो सबसे किनारे जो बैठे होते हैं उन पर बल लगता है, सारी चीजें जो है बाहर की तरफ खींचती हैं, कि आपको ऐसा नहीं होगा। तो यही चीज होती है पृथ्वी के पास। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूम रही है, तो बल जो किधर लग रहा है, बल पृथ्वी के इस साइड वाले पोर्शन पे लग रहा है। तो पृथ्वी जो है कहीं ना कहीं से इधर से जो है इसकी तरफ खींच रही है और इधर से इसकी तरफ खींच रही है। तो इस वजह से पृथ्वी का जो ये वाला हिस्सा है ये जो बाहर ज्यादा निकला हुआ है, और यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा चपटा है। इसी वजह से कहा जाता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर जो है वो थोड़ी चपटी है, और जो किनारे की साइड है वो थोड़ी से बाहर निकली हुई है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। और घूमने में क्या होता है, एक एनर्जी, एक फोर्स काम करती है जो कि पृथ्वी को इधर से ऐसे इधर धकेल रही है, और ये वाला हिस्सा जो है इधर धकेल रहा है, जिस वजह से ये वाला जो हिस्सा है ये ज्यादा बाहर निकल गया है। ठीक है, इस वजह से ये वाला हिस्सा ज्यादा बाहर निकल गया है, और यहाँ पर जो है पृथ्वी यानी कि ध्रुवों पर जो है पृथ्वी थोड़ी चपटी हो गई है। तो ये चीज क्यों हुई है, पृथ्वी ध्रुव पर चपटी क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया। और पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं, पृथ्वी के आकार को कहते हैं भू आब, इंग्लिश में इसको कहते हैं जियोऑइड। ठीक है, इंग्लिश में इसको जियोऑइड कहते हैं। तो अगर कहीं पर भी हमको इस तरह का शेप दिखता है जो कि यहाँ पर चपटा है, नीचे भी चपटा है, तो उसको हम लोग, इस शेप को ही जो है हम लोग भू आब या फिर जियोऑइड कह देंगे। ठीक है, फिर इसमें बताया जा रहा है कि पृथ्वी जो है
क्यों यहाँ पर जीवन है, तो बताया गया कि जीवन के लिए सिर्फ अनुकूल परिस्थितियां जो हैं सिर्फ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, यहाँ पानी भी है, वायु भी उपस्थित है। तो इस वजह से जो है हमारी पृथ्वी पर जीवन जो है संभव है, क्योंकि जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, वायु है, पानी है और एक सही वातावरण, ना कि ज़्यादा यहाँ पर पृथ्वी पर गर्मी है और ना ही यहाँ पर अत्यधिक ठंड है। इस वजह से जो है यहाँ पर जीवन की जितनी भी संभावनाएं हैं वो उपस्थित हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ आवश्यक गैसें भी पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। वायु के साथ साथ अगर ऑक्सीजन है वायु में तो ही तो एक इंसान और बाकी के जो जीव हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो जिंदा रह सकते हैं। अगर वायु उपस्थित है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इंसान या बाकी के जीव जो हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यही बताया जा रहा है कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह है। और वो क्यों ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना तो अधिक गर्मी है ना ही अधिक ठंडी है, यहाँ पर जो है पानी भी उपलब्ध है, वायु भी उपलब्ध है और वायु में जो है ऑक्सीजन और बाकी की गैसें भी उपलब्ध हैं। इस वजह से जो है पृथ्वी जो एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी जो है दिखने में अंतरिक्ष से अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो ये नीली दिखती है, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है लगभग पृथ्वी के 70 से 71% भाग में जो है सिर्फ पानी ही पानी फैला हुआ है। तो अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो ये नीले रंग की दिखती है। तो ठीक है, दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 हिस्सों से जो है पानी से ढके हैं, इसलिए पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। ठीक है, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। अब यहाँ पर कुछ एक बात और बताई जा रही है सूर्य के प्रकाश के बारे में, एक क्या आप जानते हैं करके जो है ये एनसीईआरटी की जो एक तरीका है, काफ़ी अच्छा तरीका है। उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं वो बताए जाते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट। जो प्रकाश की गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन सूर्य जो है हमसे इतना दूर है कि उसको सूरज से जो है पृथ्वी तक आने में जो है 8 मिनट का जो है समय लग जाता है। ठीक है, कितने मिनट का समय लगता है? 8 मिनट का समय। अब एक एग्जाम था जिसमें मैंने ऑप्शन में देखा था, तो 8 मिनट ना दे करके उन्होंने 480 सेकेंड दे रखा था। ठीक है, कि सूरज को के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो जैसे 400 सेकेंड, 500 सेकेंड, 600 सेकेंड और 480 सेकेंड, तो उन्होंने इस तरह से दे रखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 480 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में कितने हो जाएंगे? 8 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो कितना हो जाएगा? 0 8 6 48, यानी कि 480 जो है सेकेंड जो लगते हैं पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने के लिए। तो प्रश्न को है किसी तरीके से भी घुमाया जा सकता है। तो आप अपने माइंड को जो है इस तरह से मेकअप रखिए कि प्रश्न जो है कैसे भी घुमाया जाए आप उसको जो है कर लें। फिर इसमें बताया जा रहा है चंद्रमा के बारे में। ठीक है, चंद्रमा के बारे में, लेकिन चंद्रमा के बारे में जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट चंद्रमा से संबंधित ही एक चीज जान लेते हैं। खैर चलिए चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट है, और जिसका नाम है चंद्रमा। और इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 जो है इसका व्यास है, यानी कि पृथ्वी जो है चंद्रमा से 4 गुनी बड़ी है। ठीक है, अब बता रहे हैं चंद्रमा के बारे में एक रोचक तथ्य है। तो बता रहे हैं कि चंद्रमा पर जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है पहले व्यक्ति थे जो 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम इन्होंने रखा था। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। तो ये पूछ रहे हैं क्या कोई भारतीय भी है जिसने चंद्रमा पर कदम रखा है या चंद्रमा पर गया है? तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जो है इसका आंसर जरूर बताइए। अब बताया जा रहा है कि चंद्रमा जो है इतना बड़ा हमको प्रतीत क्यों होता है। चंद्रमा जो है हमको इतना बड़ा प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि हमारे ग्रह के पास में है, यानी पृथ्वी के काफ़ी पास में है। पृथ्वी से सिर्फ चंद्रमा की दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर ही है। जहाँ तक कि मैंने आपको सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बारे में बताया था, तो वो मैंने आपको बताया था 15 लाख। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर जो है पृथ्वी से सूर्य जो है दूर है, और चंद्रमा कितना दूर है? वो सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर। और यही वजह है कि चंद्रमा हमको इतना पास में और इतना बड़ा जो है हमको दिखाई देता है। फिर बता रहे हैं उपग्रह। ठीक है, तो उपग्रह के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर जिस प्रकार जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब उपग्रह के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये हमारे सामने एक सूर्य है
और इसके चारों ओर क्या करते हैं, इसके चारों ओर जो है बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे ग्रह। और ग्रह के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास ना तो स्वयं का प्रकाश है और ना ही स्वयं की ऊष्मा है, और बल्कि वो जो है किसी और तारे से जो है ऊष्मा को और प्रकाश को जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बाकी के ग्रह जो हैं वो लगाते हैं चक्कर किसका, वो चक्कर लगाते हैं सूरज का, यानी कि अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह वे पिंड होते हैं जो कि अपने ही जो क्या उनका जो अपना जो होता है ग्रह, वो उसका चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए ही जो है वो सूर्य का भी चक्कर लगाता है। तो जो अपने ग्रह का जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको उपग्रह यानी कि सैटेलाइट उनको कहा जाता है। अब कुछ जो है मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, इसरो है, नासा है, ये सारी चीज़ें जो है और बाकी भी चीज़ें हैं वो कंपनियां हैं, वो अपने उपग्रहों को लॉन्च करती रहती है। इसी वजह से उनको सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट उनको इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो जो है ऊपर जाकर जब पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पहुंचती हैं तो वो सारी चीज़ें जो है पृथ्वी का ही चक्कर लगाती हैं। जितनी भी सैटेलाइट इसरो है, नासा है, लॉन्च करता है, वो सारी चीज़ें जो है पृथ्वी का ही चक्कर लगाती रहती हैं। इस वजह से उनको है सैटेलाइट कहा जाता है। और यही सैटेलाइट शब्द जो है चंद्रमा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो जो चंद्रमा जो है वो एक पहले से बना बनाया एक खगोलीय पिंड है जो कि एक नेचुरल तरीके से बना है और वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन जो मानव निर्मित उपग्रह हैं इनको कृत्रिम पिंड भी कहते हैं। तो ये जो है वैज्ञानिकों द्वारा जो है छोड़े जाते हैं, इस तरह से पृथ्वी से छोड़े जाते हैं, और वो जो जाकर के पृथ्वी की ही जो साइड है, पृथ्वी की ही परिक्रमा जो है वो करने लगते हैं। तो इस तरह के कई सारे भारतीय उपग्रह भी हैं, जैसे कि इनसेट है, IRS है, एडुसेट है, इत्यादि है। एडुसेट के बारे में जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एडुसेट जो है वो क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एडुसेट जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एडू और सेट, जिसमें एडू का मतलब होता है एजुकेशन। ठीक है, एडू का मतलब होता है एजुकेशन और सेट का मतलब है सैटेलाइट। तो एजुकेशन सैटेलाइट जो है ये कई सारी छोड़ी गई हैं, एजुकेशन एडुसेट 1, एडुसेट 2, एडुसेट 11, 12। तो कई सारी सैटेलाइट जो हैं जो हमारे एजुकेशन पर्पस के लिए छोड़ी गई हैं, वो क्या कौन कौन सी सैटेलाइट हैं, वो एडुसेट कहलाती हैं। तो एडुसेट के बारे में पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे हमको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं हम उनको भी जानते हैं। ठीक है, तो आगे बताया जा रहा है शुद्ध ग्रहों के बारे में। तो शुद्ध ग्रह के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि शुद्ध ग्रह कौन से हैं। शुद्ध ग्रह वे हैं, तो वे तारे और ग्रहों का जो है समूह है जो कि जैसा कि आपको मैंने बताया था मंगल ग्रह। ठीक है, कौन से ग्रह के बीच में पाया जाता है, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में जो कई सारी असंख्य छोटे छोटे पिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, शुद्ध ग्रह। तो ये एक पेटी, एक पत्थर जो शुद्ध ग्रह के बारे में दिखाया गया है कि ये हो सकते काफ़ी बड़े पत्थर होते हैं, कुछ मीटर के भी होते हैं, कुछ किलोमीटर में भी बड़े बड़े होते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं सूर्य के चक्कर लगाती हैं और ये किन किन के ग्रहों के बीच में पाई जाती हैं। तो ये मंगल ग्रह के बीच में जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इनके जो बीच में जो ऐसे कई सारे पिंड जो है जो सूर्य का चारों ओर का चक्कर लगा रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं शुद्ध ग्रह। ठीक है, उनको हम लोग शुद्ध ग्रह कहते हैं। फिर हम जानते हैं उल्का पिंड के बारे में। तो उल्का पिंड क्या है, तो उल्का पिंड के बारे में बता रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो उल्का पिंड है ये आपने देखे भी होंगे, कई सारे जो हैं ये पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। तो ये जो है इतने नज़दीक होते हैं, कभी कभी ये उल्का पिंड जो है पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति जो है पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। तो उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी के जो सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो पृथ्वी के इतने करीब आ जाते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं। इस वजह से उल्का पिंड की जो प्रवृत्ति होती है वो पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे उल्का पिंड गिरते हैं तो उनके पीछे जो है रोशनी काफ़ी सारी दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है, जब कोई अंतरिक्ष से कोई पिंड पृथ्वी के वातावरण में जब प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वातावरण में कई सारे छोटे छोटे धूल के कण हैं और हवा है, उससे जब उसकी रगड़ होती है, उससे जब उसका घर्षण होता है तो वो कई सारे जो उल्का पिंड है वो तो
पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाते, मतलब पृथ्वी की सतह तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और ऊपर ही जल करके वे नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन कुछ उल्कापिंड ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हमको छोटे छोटे टुकड़े जो आगे गिरते हैं, तो ये आप मान लीजिए इनकी जो मेन चट्टान थी वो लगभग कई मीटरों में बड़ी थी, लेकिन पृथ्वी के जब गुरुत्वाकर्षण में आई तब वो टूट के कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में गिरते हैं आके। तो इनको क्या कहते हैं, ये उनको उल्कापिंड कहते हैं, जिनकी जो प्रवृत्ति होती है पृथ्वी पर गिरने की होती है। फिर बता रहे हैं कि क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक दूसरे से दूसरी ओर तक फैले एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी देखी है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं मिल्की वे के बारे में, ठीक है, यानी कि आकाश गंगा के बारे में बात कर रहे हैं, दुग्ध मेखला के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि आपने अगर शाम को शहरों में तो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप गांव साइड गए होंगे या बहुत पहले आपने अगर देखा होगा कि कई सारी जो है इस तरह की जो है एक बेल्ट दिखाई देती है, सफ़ेद रंग का जो है एक पथ दिखाई देता है आकाश में, जिसको चौड़ी पट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक चमकदार रास्ते की तरह दिखता है और ये लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी जो है आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे कहलाती है। कुछ मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि ये जो एक सफ़ेद पट्टी है इसी पर जो है इंद्र का ऐरावत हाथी है वो गुजरता है। ये तो खैर एक मिथिकल बात हो गई, लेकिन आपने अगर ऐसी बातें सुनी होंगी तो आप इस चैप्टर को, इस बात को जो है आप अच्छे से रिलेट कर सकेंगे, इसी वजह से मैंने इसको बताया। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं, जरा जो किताब में लिखा है उस पर भी पढ़ते हैं। तो इसमें बता रहे हैं, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी की पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? तो क्या आपने देखा है सच में? तो बता रहे हैं कि यह लाखों तारों का जो एक समूह है जिसकी पट्टी बनती है, और इस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इस पट्टी को हम लोग कहते हैं आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम जो है आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। तो आकाश गंगा क्या चीज़ है? तो आकाश गंगा के बारे में बता रहा है कि ये जो है कई सारे गैस, ग्रह, करोड़ों तारे और करोड़ों सोलर सिस्टम की जो है ये एक प्रणाली है जिसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है किसका निर्माण करती हैं? आकाश गंगा का ये जो है चीज़ें निर्माण करती हैं। और आकाश गंगाएं जो है मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो आकाश गंगाएं जो है मिलकर के करती हैं ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना जो है करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि जिसकी वैज्ञानिक जो है अभी तक इसके बारे में इसका कोई जो छोर है यानी कि एंड पॉइंट है ब्रह्मांड का यानी कि स्पेस का, वो अभी तक जो है हमारे साइंटिस्ट जो है वो नहीं खोज पाए हैं। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें जानी? इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। इसमें हमने जाना सूरज के बारे में, इसमें हमने जाना खगोलीय पिंड के बारे में कि जो भी सारी चीज़ें रात के आसमान में चमकती हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो सारी चीज़ें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। फिर तारों के बारे में जाना हमने कि तारे क्या होते हैं। तारे वे चीज़ें होती हैं जिनका अपना प्रकाश होता है खुद का और जिनमें अपनी खुद की ऊष्मा होती है। ये सारी चीज़ें जो है हमने जानी। अब जो है अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, यानी कि इसमें जो है बनने वाले प्रश्नों को, तो उससे जो है हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो ग्रह और तारे के बारे में क्या अंतर है? तो ग्रह जो होते हैं उनमें स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है, जबकि तारे क्या होते हैं? तारे वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊष्मा जो है विद्यमान होती है। फिर सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो सौरमंडल के बारे में भी मैंने आपको अभी बताया था कि सौरमंडल जो है ये 8 ग्रह और कुछ क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सब का जो है एक बना हुआ एक सौर परिवार है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसको हम सौरमंडल कहते हैं। फिर बता रहे हैं सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून और यूरेनस, ये सारे जो ग्रह हैं सूर्य से दूरी पर आते हैं। वो जो वही टेक्निक थी यानी कि मरकरी थी, ठीक है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो ये सारे ग्रह जो हैं सूरज से एकदम क्रोनोलॉजी में आते हैं। फिर बता रहे हैं पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो अद्भुत ग्रह के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है, और यहाँ पर जो है पानी भी है, यहाँ पर जो है वायु भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और यहाँ पर जीवन भी है। इस वजह से पृथ्वी को जो है अद्भुत ग्रह कहा जाता है। फिर बताया जा रहा है अगला क्वेश्चन है कि हम हमेशा चंद्रमा को एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं?
तो चंद्रमा के बारे में भी एक बात ये पॉइंट जो था मैंने आपको बताना भूल गया, वो इसलिए देख पाते हैं कि चंद्रमा जो है लगभग 27 दिन लेता है अपने घूर्णन में और 27 दिन लेता है पृथ्वी के परिक्रमण में। तो पृथ्वी इसी वजह से जो हमको चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देखने को मिलता है। ये चीज़ बात मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा का सिर्फ एक भाग हम लोग इसलिए देख पाते हैं कि वो 27 दिन लेता है अपने घूर्णन में और 27 दिन लेता है पृथ्वी के परिक्रमण में। तो होता क्या है, जब ये चंद्रमा घूम करके इस स्थिति में आता है तब तक वो जो है अपना एक परिक्रमण कर लेता है। तो हमेशा जो है चंद्रमा का हमें एक ही भाग देखने को जो है मिलता है। फिर इसमें जो है फिलिंदा ब्लैंक्स यानी कि राइट क्लिक वाली चीज़ें हैं, तो राइट क्लिक वाले को भी हम लोग देख लेते हैं। तो पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के बारे में जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आकृति में जो है लगभग ये जो है पृथ्वी के ही समान है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो सूर्य से जो तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है वो है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जो है थर्ड नंबर पे है, बुध जो है फर्स्ट नंबर पे है, शुक्र जो है सेकंड नंबर पे है। ठीक, फिर आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्नों में क्या क्या दे रखा है हम उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर का प्रश्न जो है वो कह रहा है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये मैंने आपको बताया था, दीर्घ वृत्ताकार के जो है पथ पर वो चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कैसा पथ होता है? कुछ इस तरह का जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, पूरा गोल ना होकर के कुछ इस तरह से जो है वो घूम करके आता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ। फिर बात आती है अगले प्रश्न की, जो कि ध्रुव तारे किस दिशा में हमको का ज्ञान कराता है? तो ध्रुव तारा जो हमको उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। फिर क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह की जो बीच की जो पेटी होती है वहां पर जो है हमको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। फिर आता है खाली स्थान भरो यानी कि फिलप्स। तो फिलप्स में क्या क्या चीजें हैं वो भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आप खुद भरिएगा, आपने इतनी वीडियो देखी है। फिर है तारों का एक बहुत बड़ी प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? तारों की एक जो बहुत बड़ी प्रणाली है, ये भी मैंने आपको अभी बताई थी, यानी कि तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, फिर पूछ रहा है पृथ्वी के सबसे करीब है, तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, शुक्र पृथ्वी के सबसे करीब है। फिर है पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा नजदीकी ग्रह है, तो पृथ्वी जो है हमारा सूर्य से तीसरा नजदीकी ग्रह है। फिर बात आ रही है ग्रह के पास क्या होता है? अपनी ऊष्मा होती है। ग्रह के पास अपनी ऊष्मा होती है और ग्रह के पास जो है अपना प्रकाश जो है नहीं होता है। ठीक है, ग्रह के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश जो है वह नहीं होता है। और किसके पास होता है? तो वो होता है तारे के पास। ठीक है, और सूरज भी हमारा एक क्या है? तारा है। तो ये थी हमारा आज चैप्टर नंबर 1 जिसको हमने कंप्लीट किया है। कल जो है इसका चैप्टर नंबर 2 आएगा। साथ ही साथ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप हमारी वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें जो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही साथ इसके नोट्स से बनने वाली वीडियो जो है मैं उसको भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर कवर करूंगा। तो आप जो हमारे चैनल पर बने रहें। और इसी के साथ मैं अब अलविदा देता हूँ। धन्यवाद।